भारत माता की, भारत माता की। गुजरात के लोकप्रिय, मृदु एवं मक्कम मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, संसद में मेरे वरिष्ठ साथी गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल, गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर श्री जेठाभाई, गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, साबर डेयरी के पदाधिकारी और इससे जुड़े तमाम किसान भाई बहन, पशुपालक भाई बहन, आज साबर डेयरी का विस्तार हुआ है। सैकड़ों रुपए के नए प्रोजेक्ट यहां लग रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस मिल्क पाउडर प्लांट और सेप्टिक पैकिंग सेक्शन, उसमें एक और लाइन जुड़ने से साबर डेयरी की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। आज जिस नए प्लांट का भूमि पूजन हुआ है, वो भी साबर डेयरी के सामर्थ्य को बढ़ाने में मदद करेगा। मैं साबर डेयरी और इस सहकारी आंदोलन से जुड़े सभी किसान भाई बहनों को, डेयरी के चेयरमैन को, डेयरी के सभी डायरेक्टर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। અને જ્યારે સાબર ડેરીની વાત આવે અને ભૂરાભાઈની યાદ ના આવે તો વાત અધૂરી રહી જાય। भूराभाई पटेल ने दशकों पहले जो प्रयास शुरू किया था, वो आज लाखों लोगों का जीवन बदलने में मदद कर रहा है। અહીં સાબરકાંઠામાં આવીએ એટલે કઈ નવું ન લાગે, પણ રોજ કઈ નવું થતું દેખાય। સાબરકાંઠામાં કદાચ કોક જ એવો ભાગ હશે કે જ્યાં મારું જવાનું ન થયું હોય। અને સાબરકાંઠામાં આવીએ એટલે યાદ આવે બધું। बस स्टेशन पर उभा होइए, खेड़ 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 खेड़, वड़ाली वड़ाली वड़ाली, ईड़र वड़ाली खेड़ बिलोड़ा, हड़ो हड़ो हड़ो। અને આજે જ્યારે સાબરકાંઠા આવું તો એ आवाज आजे पण कानमा गूंजता होय छे। અહીં મારા અનેક સાથી સહયોગો અહીં આવો એટલે બધાને યાદ પણ આવે। કમનસીબે કેટલાક સાથીઓ આપણને છોડીને પરમાત્માને પ્યારા થઈ ગયા। हमारा श्रीराम सांखलाનું नाम याद आवे, हमारा जयेंद्र सिंह राठौड़, हमारा SM खांट, हमारा धीमंत पटेल, हमारा भाई गजानन प्रजापति, हमारा विनोद फलजीभाई नो કેટલા જૂના સાથીઓ અને આજે પણ અનેક લોકોના ચહેરા
મારી સામે તરબડી રહ્યા છે. મારા વાલજીભાઈ હોય, અમારા પ્રવીણસિંહ દેવડા હોય, નાનો ભટકો પણ દોડે બહુ. हमारा अनेक साथियों, हमारा मोडासाમાં राजाभाई याद आवे, अनेक लोगों ने याद, अनेक सगर परिवारों, एमनी जोड़े मारो घेरो नातो बहुत सम्मान्य नाम हमारा डायाभाई भट्ट, हमारा मुरजीभाई परमार, अनेक वडीलो साथियों, अनेकों ने वच्चे काम कर्યું. हमारा रमणीक भाई हो कि हमारा जमना त्या अनेक वार ईडर आવું એટલે જઈએ અને અનેક પરિવારો સાથે મળવાનું થાય. પણ હવે તમે બધા એવી બધી જવાબદારીઓ આપી કે જૂના દિવસો યાદ કરીને આનંદ લેવાનો હોય છે. साथियों, 2 दशक पहले यहां क्या स्थितियां थी ये आप भी जानते हैं, मैंने भी भली भांति देखा है. आजकल हम गुजरात के कई हिस्सों में अति वर्षा की चुनौती से जूझ रहे हैं. लेकिन गुजराती को बारिश आना यही अपने आप में इतना बड़ा सुख और संतोष होता है जिसका अंदाज बाहर के लोगों को नहीं है. કારણ આપણે ત્યાં તો 10 વર્ષમાં 5 વર્ષ દુકાળ પડતો હોય, વરસાદ માટે વલખા મારતા હોઈએ અને જ્યારે ભરપૂર વરસાદ થાય તો મન પણ ભરાઈ જાય. અને દુષ્કાળની આ સ્થિતિનું પરિણામ શું? ખેતીમાં વરસાદ થાય તો માંડ એકાદ પાક લેવાય. પશુપાલન એ પણ થોડું ઘણું ઘાસચારો મળવાની મુશ્કેલી. અને પછી જો હવે છોકરાઓને અહીંયા નથી રાખવા, છોકરાઓને શહેરમાં મોકલો, અમે અહીંયા ગામડામાં જિંદગી પૂરી કરી દઈશું. આ દિવસો આપણે જોયેલા છે. और उस समय मैंने संकल्प किया था, आप लोगों के भरोसे संकल्प किया था, आप लोगों के साथ सहयोग पर अटूट विश्वास लेकर के संकल्प किया था कि स्थिति को बदलना है. और इसलिए जैसे जैसे सिंचाई की सुविधाएं इसका गुजरात में विस्तार हुआ, वैसे वैसे कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में हमने बहुत विकास की अभिवृद्धि की और डेयरी ने उसे बहुत बड़ी ताकत दी. अर्थव्यवस्था को डेयरी ने स्थिरता भी दी, डेयरी ने सुरक्षा भी दी और डेयरी ने प्रगति के नए अवसर भी दिए. हमारा बता और दांतों की डेंटल ट्रीटमेंट तक की चिंता की थी. और आपको तो पता है, पशु आरोग्य मेले में कुछ गाय जब उनके पेट को काटते थे तो 15-15, 20-20 किलो प्लास्टिक का वेस्ट निकलता था और देखने वालों के आंख में पानी आ जाता था. અને એટલે જ આપણે પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ બંધ કરવાનું અભિયાન ચલાવ્યું છે. ભાઈ, આ પ્લાસ્ટિક આપણા પશુઓ માટે દુશ્મન પુરવાર થાય છે. બીજી બાજુ પશુઓની ચિંતા, પશુઓ को चारा मिल सके, દાણ સારું મળે, પશુનો આહાર સારો મળે. અને આજે મને બહેનો એક આનંદની વાત કરી
शायद इसका प्रचार बहुत कम हुआ है। उन्होंने कहा कि हम पशु अगर बीमार होते हैं तो आजकल आयुर्वेदिक दवाई से हम पशुओं को ठीक करते हैं। यानी पशुओं के लिए जो हमारी परंपरागत दादी मां की परंपराएं घरों में रहती थी, वे पुनर्जीवित हुई है। आयुर्वेदिक दवाओं से पशु की देखभाल, मैं गुजरात के डेयरी क्षेत्र के लोगों का, साबर डेयरी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने पशुपालकों को आयुर्वेद दवा के द्वारा पशुओं की चिकित्सा का रास्ता और उसमें मदद की है। આપણને ખબર છે, હું 2001માં આવ્યો ત્યાં લોકો એમ કહેતા હતા કે સાહેબ સાંજે વાળું કરવા માટે તો વીજળી આપો। સાંજે વીજળી નહોતી મળતી ગુજરાતમાં। આપણે જ્યોતિગ્રામ યોજનાનું અભિયાન ચલાવ્યું। આજે 20-22 વર્ષના જે દીકરા દીકરીઓ હશે ને, એને તો ખબર નહીં હોય અંધારું કોને કહેવાય। અને ગુજરાતમાં જ્યોતિગ્રામ યોજના લાવ્યા અને જ્યોતિગ્રામ યોજનાએ ખાલી ગુજરાતના ઘરોમાં અજવાળું કર્યું, ટીવી ચાલુ કર્યા એટલું નહીં, અમારા ગામડામાં ડેરીને મિલ્ક ચિલિંગ યુનિટ ઉભા કરવામાં આ વીજળીએ મોટામાં મોટી મદદ કરી। એના કારણે દૂધનું કલેક્શન વધ્યું અને દૂધ બગડતું બચ્યું। ગાડી આવે લેવા માટે ત્યાં સુધી ચિલિંગ પ્લાન્ટમાં દૂધ સચવાઈ રહે અને એના કારણે વેસ્ટેજ પણ બચવા માંડ્યો। આ વીજળીની તાકાત હતી, એના કારણે આ શક્ય બન્યું। गुजरात में बीते 2 दशक में जो व्यवस्थाएं तैयार हुई, आज उसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। आज गुजरात का डेयरी मार्केट 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। साथियों, मुझे याद है मैं 2007 में भी यहां आया, 2011 में भी आया। उस समय मैंने प्रोसेसिंग प्लांट करने का एक कार्यक्रम किया था और उस दिन मैंने हमारे डेयरी के साथियों के साथ बात कही थी। मैंने कहा, देखिए जी, आप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाइए। और मुझे आज खुशी है कि दूध समितियों में महिलाओं को पहले ना के बराबर स्थान था, आज कम से कम 3 महिलाएं आज मंडी के उस अंदर डायरेक्टर के रूप में रहती हैं। वो मंडली को चलाती हैं और कुछ जगह पर तो पुरुषों से ज्यादा बहनें काम संभालती है। गुजरात में हमने ये भी नियम बनाया था और मैंने आज जब बहनें मिली तो पूछा, उस समय मैंने नियम बनाया था कि दूध भरने के लिए कोई भी आए, लेकिन दूध का पैसा किसी भी पुरुष को नहीं देना है। दूध का पैसा महिलाओं को ही मिलना चाहिए। और अगर महिलाओं के पास पैसे जाएंगे, पाई पाई का सही उपयोग होगा, परिवार की भलाई के लिए होगा, पशु के कल्याण के लिए होगा। और आज गुजरात में दूध का पेमेंट सिर्फ महिलाओं को मिलता है और उसके कारण मेरी महिलाओं, बहनों की, माताओं की ताकत भी बहुत बढ़ गई है। गुजरात में सहकारिता की एक समृद्ध परंपरा रही है और संस्कार भी है, तभी तो सहकार है, और सहकार है तभी तो समृद्धि है। दूध से जुड़े सहकारी आंदोलन को जो सफलता मिली है, इसका विस्तार अब हम खेती से जुड़े बाकी क्षेत्रों में भी कर रहे हैं। देश में आज 10,000 किसान उत्पादक संघ, एफपीओ, इसके निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इन एफपीओ के माध्यम से छोटे किसान फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी, एक्सपोर्ट से जुड़ी वैल्यू और सप्लाई चेन से सीधे जुड़ पाएंगे। इसका बहुत अधिक लाभ मेरे गुजरात के किसान भाई बहनों को होने वाला है। भाई और बहनों,
किसान की आय बढ़ाने के लिए जो प्रयास बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने किए हैं, उसकी वजह से गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की आय में बढ़ोतरी देखी जा रही है। किसानों की आय में बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, इसकी वजह से भी काफी वृद्धि हुई है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि जो भूमिहीन किसान है, जो सबसे गरीब होते हैं, उनकी आय में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी तरह बहुत छोटी जमीन वाले किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। यानी फसलों के अलावा आय के वैकल्पिक माध्यमों पर काम करने की रणनीति आज काम आ रही है। खादी और ग्रामोद्योग भी इसका एक उत्तम उदाहरण है। खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर गया है। यही कारण है कि बीते 8 वर्षों में इसी क्षेत्र से 1.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार गांव में बने। 2014 से पहले के 7-8 सालों की तुलना में बीते 8 सालों में મધુમક્ખીનો ઉછેર, મધનું ઉત્પાદન અને મને તો સાબર ડેરીએ કહ્યું હવે અમે પણ આખા સાબરકાંઠામાં મધના ઉત્પાદન માટે ખેડૂતોને તૈયાર કરી રહ્યા છે, એમને બોક્સ આપી રહ્યા છીએ અને આટલા ટૂંકા ગાળામાં મધનું ઉત્પાદન લગભગ ડબલ થવા પહોંચ્યું છે, લગભગ ડબલ। આ એક વધારાની આવક। અને ખેતરમાં મધુમક્ખી હોય ને એટલે એ બી તમારા સાથીયાની જેમ કામ કરે, ખેત મજૂરની જેમ તમારી મદદ કરે। મધુમક્ખી ખેતીમાં પૂરક થાય એટલું જ નહીં, પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ બનાकर 10% થી વધારે આજે આપણે પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ એને મેળવીએ છીએ। આ ઇથેનોલ બને છે કેવી રીતે? શેરડીના સાઠામાંથી, શેરડીમાંથી, મકાઈમાંથી। એટલે અત્યાર સુધી ખાડીનું તેલ આવતું હતું, હવે એમાં ઝાડીનું તેલ પણ મળવા માંડ્યું અને ખાડીનું ને ઝાડીનું તેલ મળીને આજે આપણા વાહનો દોડે છે અને पर्यावरण की रक्षा થાય છે। 2014 तक देश में 40 करोड़ लीटर से भी कम इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी। आज ये करीब 400 करोड़ लीटर तक पहुंच रहा है। हमारी सरकार ने बीते 2 वर्षों में विशेष अभियान चलाकर 3 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं। पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। भाइयों और बहनों, खेती की लागत कम करने पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। नीम कोटेड यूरिया, खाद के बंद पड़े कारखाने, उनको फिर से शुरू करना, नैनो फर्टिलाइजर पर काम करना। और नैनो फर्टिलाइजर तो એવું છે કે એક થેલો ભરીને જેટલું ખાતર લાવતા હો એટલું હવે એક બોટલમાં આવી જાય છે અને એટલો જ લાભ મળે પાછો। મહેનત ઓછી, ફાયદો એવો ને એવો। आज नैनो फर्टिलाइजर पर काम થઈ રહ્યું છે। बीते कुछ महीनों में पूरी दुनिया में यूरिया के दाम कई गुना बढ़ गए। દુનિયામાંથી આપણે બહારથી લાવવું પડે છે, યુરિયા ફર્ટિલાઇઝર બહારથી લાવવું પડે છે। અનેક ઘણા ભાવ વધી ગયા અચાનક।
પરંતુ દિલ્હીમાં બેઠેલી તમારી આ સરકારે આટલા બધા ખાતરના ભાવ વધ્યા, પણ એનું ભારણ મારા ખેડૂતો ઉપર ન આવવા દીધું. એનો બોજ આજે ભારત સરકાર વહન કરી રહી છે. યુરિયાની 50 કિલોની બેગ એ સરકારને 3,500 રૂપિયામાં પડે. જરા બોલશો તમે કેટલામાં? 3,500 રૂપિયાની એક થેલી. કેટલા? જરા બોલો ને, યાદ રહે, કામમાં આવે. 3,500 રૂપિયા. કેટલા? અને સરકાર ખેડૂતોને કેટલામાં આપે છે? 300 રૂપિયામાં. 3,500 ની થેલી મારા કિસાન ભાઈઓને બોજ ન પડે, આખા દેશમાં માત્ર 300 રૂપિયામાં આપવામાં આવે છે. એ જ પ્રકારે डीएपी के 50 किलो के बैग पर पहले सरकार 500 रुपये का बोझ वहन करती थी. सरकार पर 500 रुपये का बोझ आता था. आज वो दुनिया में महंगाई बढ़ने के कारण आज सरकार को 2500 रुपया का बोझ वहन करना पड़ता है, लेकिन किसानों के सर पे हम बोझ जाने नहीं देते. साथियों, इन तमाम योजनाओं का लाभ गुजरात किसानों को भी मिल रहा है. बीते वर्षों में अरवल्ली के 50,000 से अधिक किसानों के खेत माइक्रो इरिगेशन की सुविधा से जुड़ चुके हैं. અને હું ખાસ અરવલ્લીના મારા ખેડૂત ભાઈઓને અભિનંદન આપું છું આ કામ માથે લેવા બદલ. आज अरवल्ली के अनेक गांव ऐसे हैं जहां किसान 100% टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई कर रहा है. सुजलाम सुफलाम योजना से साबरकांठा की अनेक तहसीलों में पानी पहुंचा है, जहां पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती. हाथमती नहर, उसका सुंदरीकरण प्रोजेक्ट के पूरा होने से पूरे क्षेत्र की सुंदरता बढ़ी है. शहर में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर घर जल अभियान के तहत भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं. साथियों, आज साबरकांठा और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है. રેલવે લાઈનોનું ચૌડીકરણ, રેલવેના બ્રિજ બનાવવાના, હાઈવે પહોળા કરવાના, હાઈવેને દૂર સુધી આગળ લઈ જવાના. આપણું આ શામળાજી મોડાસા 150 કિલોમીટર લાંબી 4 લેન રોડ આગળ જઈને દક્ષિણ ગુજરાતને સીધી જોડાણ કરી દેશે. દક્ષિણ ગુજરાત મધ્ય ગુજરાત સાથે આ મારું સાબરકાંઠા જોડાઈ જશે. અને આના કારણે ખેડબ્રહ્મા હોય, ભિલોડા હોય, માલપુર હોય, મેઘરજ હોય, આ મારો આખો આદિવાસી પટ્ટો આ વિકાસની અંદર તેજીથી જોડાઈ રહ્યો છે. હિંમતનગરથી ખેડબ્રહ્મા બ્રોડગેજ લાઈન, એના પ્રોજેક્ટ પર તેજ ગતિથી કામ ચાલી રહ્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, તમને યાદ હશે કે આપણે અહીંયા હેમનગરથી, હિંમતનગરથી મહેસાણા જવું હોય તો 7 વાર વિચાર કરીએ, ભાઈ આ આવા રોડ ઉપર ક્યારે જઈને ક્યારે પહોંચીશ. કલાકો લાગી જતા હતા. અને હવે આ નવા રોડ બનવાના કારણે 3-3.5 કલાકમાં ફટફટાટ ત્યાં પહોંચી જઈએ છીએ. હિંમતનગર, મહેસાણા, બીજાપુર, આમ ધબ પહોંચી જઈએ છીએ. હિંમતનગરથી અંબાજી 4 લેન સડક બની અને માં અંબાના દર્શન માટે આવનારા લોકો હવે બધા ઉત્તર ગુજરાત જવાનું હોય, દક્ષિણ ગુજરાત કે મધ્ય ગુજરાત, અમદાવાદના લોકો આ જ રસ્તો પકડે એટલે આજુબાજુના પણ લોકોને રોજીરોટી મળી રહે. અને હવે તો શામળાજીથી અમદાવાદ,
6 લાઈનનો હાઈવે એ બનાવવાનું કામ તેજીથી ચાલી રહ્યું છે. 1300 કરોડ રૂપિયાના પર ખર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે. હિંમતનગરમાં મેડિકલ કોલેજ અને આપણને કોરોનાની લડાઈમાં આ મેડિકલ કોલેજ કેટલી બધી કામમાં આવી, કેટલા આશીર્વાદ મળ્યા એ તમે જાણો છો, હું જાણું છું. साथियों, जब कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है तो इसका बहुत बड़ा लाभ पर्यटन को होता है, हमारे युवा नौजवानों को रोजगार में होता है. અને આપણું તો સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા આ બે આસ્થા, જનજાતીય પરંપરા, પ્રાકૃતિક વાતાવરણ એનાથી બધા ભરેલા છે. અને મારું તો સૌભાગ્ય રહ્યું કે શામળાજી મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાનો અવસર મને મળ્યો હતો. આજે કોઈ પણ જાય, 15 વર્ષના છોકરાને ખબર નહીં હોય પહેલા શામળાજીના શું હાલ હતા. અને આ ક્ષેત્રમાં જે વિકાસ થઈ રહ્યો છે એના કારણે યાત્રીઓની સંખ્યા વધી રહી છે, એના કારણે રોજીરોટીના અવસર વધી રહ્યા છે. भाइयों और बहनों, मैं साबरकांठा ऐसे समय आया हूं जब देश आजादी के 75 वर्ष पूरे करने वाला है और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. इसी वर्ष आजादी की जंग के दौरान पाल गढ़वाल आदिवासी नरसंहार, पाल चितरियानो आ घटना એને પણ 100 વર્ષ થઈ રહ્યા છે. આદિવાસી નાયક મોતીલાલ તેજાવતજી એમના નેતૃત્વમાં આદિવાસીઓએ અંગ્રેજોની વિરુદ્ધમાં જંગ માંડ્યો અને એમણે અંગ્રેજોના પાયા હલાવી દીધા હતા. આ મારું સાબરકાંઠા. અને આ રઘવાયા થયેલા અંગ્રેજોએ આ પાલ ગઢવાલ આદિવાસીઓનો નરસંહાર કર્યો, મોતને ઘાટ ઉતાર્યા. પરંતુ દુર્ભાગ્ય, આઝાદી પછી આ ઘટના ભૂલાવી દેવામાં આવી. આ મારું સૌભાગ્ય હતું કે જનજાતીય સમુદાયનો ત્યાગ અને બલિદાન એ આવનારી પેઢીઓને ખબર પડવી જોઈએ. અને એટલા માટે આપણે પાલ ચિતરિયાની અંદર શહીદોના એ સ્મારકને એને ફરી એકવાર દુનિયાની સામે લાવવામાં આપણે સફળ થયા. અને આજે शहीद स्मृतिवन उन अमर बलिदानियों से प्रेरणा है, नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति का रास्ता दिखा रहा है. मेरा यो भी सौभाग्य रहा कि प्रधानमंत्री के रूप में आजादी के लिए आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का भी अवसर मिला है. हमारी सरकार ने 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा एमना जन्मदिवस ने जनजातीय गौरव दिवस तरीके आखो देश मनावे ये हमें निर्णय कर्यो छे. हमारी सरकार देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम इन सेनानियों की याद में विशेष संग्रहालय भी बनवा रही है. साथियों, आजादी के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर एक और बड़ा संयोग हुआ है. पहली बार जनजातीय समाज से आने वाली देश की बेटी भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंची है. देश ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है. 130 करोड़ से अधिक भारतवासियों के लिए बहुत गौरव का क्षण है. जिस समावेशी लोकतंत्र का सपना आजादी के लिए अपना बलिदान देने वाले हमारे पूर्वजों ने देखा था, वो आज साकार हो रहा है. साथियों, आज मैं साबरकांठा इस पवित्र धरती से गुजरात के सभी लोगों से आग्रह करता हूं, देशवासियों से भी आग्रह करता हूं,
और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बताया, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान में 13 अगस्त से ही देश का हर घर अपने यहां तिरंगा फहराएगा, साबरकांठा अरवली के साथ साथ पूरे गुजरात और पूरे देश में ये तिरंगा फहराकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का अमृत संकल्प ले रहा है। जिन लोगों ने देश की आजादी के बलिदान दिया, उनकी आत्मा जहां भी होगी, जो आपके घर पर तिरंगा लहराता देख करके उनकी आत्मा आपके परिवार को भी आशीर्वाद देने वाली है। एक बार फिर अनाजे साबरकांठा जे मान सम्मान અને વિરાટ જનસાગર, આટલી મોટી સંખ્યામાં મારી માતાઓ બહેનો, આપના આશીર્વાદ એ જ મારી શક્તિ છે, એ જ મારી ઉર્જા છે, એ જ મારી પ્રેરણા છે। આપના આશીર્વાદથી આ પુરુષાર્થના માર્ગે વધીને જન જનનું કલ્યાણ થાય। જે સંસ્કાર ગુજરાતે આપ્યા છે એ હિન્દુસ્તાનના ગામડે ગામડે પહોંચાડવા, અને એમાં આપણા આશીર્વાદ મોટી મૂડી છે। હું આપનો હૃદયથી આભાર માનું છું અને સાબર ડેરીની આખી ટીમને સતત વિસ્તાર અને વિકાસના અભિયાનને અનેક અનેક શુભકામનાઓ આપું છું। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। બે હાથ ઉપર કરીને જોરથી મારી સાથે બોલીએ, ભારત માતા की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। खूब खूब